गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्टुलेट्स ऑफ वीएससीपीआर थ्योरी, जो वीएससीपीआर थ्योरी के विविध सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है उस पर डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वीडियोज में भी मैंने दो पोस्टुलेट्स जिस पर डिस्कस किया था। तो वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति को डिसाइड किया जाता है। ज्यामिति जो होती है मॉलिक्यूल की वो किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन संकरण के आधार पर हम निश्चित करते हैं। तो वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोस्टुलेट था और उसमें कहा गया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर केवल बंदी युग्म होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं, तो ऐसे अणु की ज्यामिति निश्चित होती है, नियमित होती है। उसमें अपने बात की थी कि जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्यामिति रेखीय है, sp2 है तो उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय है, sp3 है तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय, sp3d है तो उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और sp3d2 है तो उसकी ज्यामिति अष्टफलकीय, और sp3d3 है तो उसकी ज्यामिति पंचभुजीय द्विपिरामिड होती है। तो ये संकरण के आधार पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी जो निश्चित ज्यामिति होती है, अगर उसमें सारे के सारे बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं है, तो इस प्रकार से उस अणु की ज्यामिति हमेशा संकरण के बेस पर निश्चित रहेगी। फिर हमने लिखा था सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाए तो उनके बीच में प्रतिकर्षण के कारण अणु की ज्यामिति विकृत हो जाती है, अनियमित हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लॉन पेयर के बीच में होता है, उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो यहाँ तक हमने किया था। अब देखिए आप जो सेकंड अपना पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से जो अणु है उसकी ज्यामिति विकृत होती है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है जिनकी नियमित निश्चित जो ज्यामिति होती है वो, और उसके बाद में यदि उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो किस प्रकार से उसकी ज्यामिति डिस्टर्ब होकर के एक नई ज्यामिति बनेगी। तो उसको मैंने यहाँ पर विद एग्जाम्पल लिखा है। तो देखिए अपन बात करें सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप देख रहे हैं बीच में ये केंद्रीय परमाणु होता है और उससे जुड़े जो एटम होते हैं उसको सराउंडिंग एटम कहते हैं। तो इस sp संकरण के अंदर बीच केंद्रीय परमाणु से दो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं जिसके अंदर आप देख रहे हो दो बंदी युग्म है। इसके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कुछ नहीं है, तो इस कंडीशन में बॉन्ड पेयर जो बंदी युग्म है उसकी संख्या 2, लॉन पेयर 0, 2 + 0 यानी 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर दो नए sp हाइब्रिड संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर n = 2 का मतलब संकरण क्या है sp, और sp संकरण में जो नियमित ज्यामिति होती है वो लीनियर यानी रेखीय होती है, BeCl2 जो आगे अपन ने डिस्कस किया था। अब ध्यान रखना कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कभी भी लॉन पेयर नहीं आते हैं, क्योंकि अपन ने आगे भी पढ़ा था कि किसी भी अणु की जो ज्यामिति है उसका निर्धारण कम से कम 3 एटम्स के द्वारा होता है। 3 एटम जो होते हैं वो आपस में 2 बॉन्ड पेयर से जुड़ करके ज्यामिति निर्धारित करते हैं। कभी भी 2 परमाणु से ज्यामिति निर्धारित नहीं होती है।
तो इसलिए sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें कभी भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं आता है। अब हम बात करें नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप में देखें तो इस प्रकार केंद्रीय जो परमाणु होता है उससे 3 सराउंडिंग एटम जो दूसरे परमाणु जुड़े हुए हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं, बॉन्ड पेयर है, बंदी युग्म है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर 1 2 3 और लॉन पेयर इसमें कुछ भी नहीं है 0, तो n इक्वल टू 3 प्लस 0 यानी 3 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो नियमित ज्यामिति होती है वो ट्राइगोनल, प्लेनर एंड त्रिकोणीय समतलीय होती है। जैसे अपन ने बात की थी BF3 की, यहाँ पर जैसे BeCl2 था, बीच में बेरिलियम रहेगा, एक Cl दूसरा है। अब BF3 है तो बोरॉन बीच में रहेगा, 3 फ्लोरीन परमाणु इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में जुड़े हुए रहेंगे। तो ये sp2 की तो नियमित ज्यामिति। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अधिकतम एक जोड़ी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए अगर एक जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो हमेशा आप ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है उसको हटा दीजिए और उसकी जगह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा ज्यामिति के अंदर सिर्फ जो बॉन्ड पेयर होते हैं, बंदी युग्म होते हैं, उसी से अणु की ज्यामिति निर्धारित होती है। जो लॉन पेयर होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो ज्यामिति में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर एक जोड़ी लॉन पेयर आता है तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से उसकी ज्यामिति कैसी हो जाती है, बेंट या वी शेप की आ जाती है। एक जोड़ी एकांकी इस तरह से, उसमें बीच में केंद्रीय परमाणु रहेगा, एक इधर दूसरा परमाणु इधर, और ऊपर की तरफ इस तरह से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो वी शेप, उल्टा आपको वी दिखाई दे रहा है ना, तो इस प्रकार से इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी हो जाएगी, वी शेप। तो देखिए यहाँ पर 2 जोड़ी तो बॉन्ड पेयर है और एक जोड़ी लॉन पेयर, 2 + 1 से 3, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 और ज्यामिति कैसी हो जाएगी, वी शेप। फॉर एग्जांपल SO2 सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है उसमें एक जोड़ी लॉन पेयर होता है और 2 ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। आगे भी अपन ने कहा था कि संकरण में कभी भी पाई बंद भाग नहीं लेते, ओनली फॉर जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वही भाग लेते हैं, उसी से अणु की ज्यामिति निर्धारित होती है। तो जो SO2 होगा वो इसका एग्जांपल है, जो कि सल्फर परमाणु sp2 संकरित है और एक जोड़ी इसमें लॉन पेयर और 2 ऑक्सीजन परमाणु एक सिग्मा और पाई बंद से जुड़े हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से जो इस SO2 की ज्यामिति वो कैसी हो जाएगी, वी शेप के आकार की हो जाएगी, या इसको बेंट शेप भी कहा जाता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अधिकतम एक जोड़ी लॉन पेयर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 जोड़ी आते हैं फिर वापस वही कंडीशन बनती है कि 2 परमाणु से अणु की ज्यामिति निर्धारित नहीं होगी। तो ध्यान रखना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अधिकतम एक जोड़ी लॉन पेयर आएगा, जो कि ऊपर वाले बॉन्ड को हटा करके इस तरह से वी शेप ज्यामिति बनेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अगर चारों के चारों इस तरह से आप देख रहे हो बॉन्ड पेयर है, बंदी युग्म है, लॉन पेयर कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4, बीच में केंद्रीय परमाणु और इससे जुड़े 4 सराउंडिंग एटम है। तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर 0 4, मतलब एक s कक्षक 3 p कक्षक। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ज्यामिति क्या हो जाएगी, नियमित चतुष्फलकीय। जैसे CH4 की बात करें, जो मेथेन होता है उसमें इस तरह से 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ में चतुष्फलकीय संरचना के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अधिकतम 2 जोड़ी लॉन पेयर आ सकते हैं। अगर एक जोड़ी लॉन पेयर आता है, इस बॉन्ड को हटा दीजिए और आप देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यदि 3 बंदी युग्म है और एक जोड़ी लॉन पेयर है, 1 2 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है, तो इस कंडीशन में 3 + 1 से 4 हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, लेकिन अब इसकी जो ज्यामिति है वो इस तरह से पिरामिड हो जाएगी। बीच में केंद्रीय परमाणु रहेगा, एक सराउंडिंग एटम, दूसरा सराउंडिंग एटम, तीसरा, और इसके ऊपर इस तरह से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे। तो इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर एक जोड़ी लॉन पेयर आता है तो उसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, पिरामिडल शेप की हो जाएगी, पिरामिडी हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं अमोनिया जो होता है उसमें इस तरह से एक जोड़ी लॉन पेयर और 3 जोड़ी बॉन्ड पेयर, 3 हाइड्रोजन परमाणु उसके साथ में जुड़े रहेंगे, तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, पिरामिडी हो जाएगी।
अब हम बात करें, अगर दो जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो दो जोड़ी लॉन पेयर में भी आप देख रहे हैं दो बॉन्ड पेयर है, दो लॉन पेयर है, बीच में केंद्रीय परमाणु है, तो दो बद्धी युग्म और दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो 2 + 2 4। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अब इसमें लॉन पेयर है, उसके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, तो और ज्यामिति विकृत होकर के कैसी हो जाती है, वी शेप की या फिर बेंट हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखो, जैसे H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। अब इस ऑक्सीजन परमाणु से एक जोड़ी लॉन पेयर और दूसरा जोड़ी लॉन पेयर। इस प्रकार से जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दो जोड़ी लॉन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसकी ज्यामिति कैसी होती है, वी शेप की आ जाती है, बेंट शेप कहा जाता है। तो इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अधिकतम दो जोड़ी लॉन पेयर आ सकते हैं। एक जोड़ी लॉन पेयर आएगा तब तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, पिरामिड आकार की हो जाएगी, और दो जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो फिर इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, वी शेप या बेंट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करें sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो रेगुलर ज्यामिति होती है, अगर उसके अंदर पांचों के पांच बंदी युग्म में बॉन्ड पेयर है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं बीच में केंद्रीय परमाणु और तीन उसके ट्राइगोनल जो रिंग बन रही है, उसके अंदर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो पांचों के पांच बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 5 मींस एक s कक्षक, तीन p कक्षक और एक d कक्षक, sp3d हो जाएगा। और इसकी जो नियमित ज्यामिति है वो कैसी रहेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं PCl5, PCl5 के अंदर जो फास्फोरस होता है बीच में एक क्लोरीन परमाणु ऊपर एक नीचे, इसी प्रकार से एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, ये ट्राइगोनल के रूप में जुड़े हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर पांचों के पांच बंदी युग्म है तब तो इसकी ज्यामिति नियमित रहेगी, ट्राइगोनल पाई पिरामिड। अब इसके अंदर यदि एक जोड़ी लॉन पेयर आता है तो एक जोड़ी लॉन पेयर को हमेशा ध्यान रखना, एक्सियल पोजीशन पर कभी भी sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन के अंदर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, वो हमेशा इक्वाटोरियल जो पोजीशन होती है, यानी जैसे अपन बात करें ये जो ट्राइएंगल बन रहा है, इस ट्राइएंगल के अंदर ये जो बीच में केंद्रीय परमाणु है, इससे जुड़े जो तीन सराउंडिंग एटम है वो तो किसमें, इस पोजीशन को हम इक्वाटोरियल पोजीशन बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। और अक्षीय, एक जो Cl परमाणु ऊपर जुड़ा हुआ है, एक इसके नीचे जुड़ा हुआ है, इसको हम ऊपर वाली जो और नीचे वाली स्थिति होती है इसको हम निरक्षीय स्थिति कहा जाता है, सॉरी अक्षीय स्थिति कहा जाता है, एक्सियल पोजीशन। तो जो इसमें लॉन पेयर आते हैं वो इस अक्षीय पोजीशन पर ना आकर के ये वाली जो निरक्षीय स्थिति है उसके ऊपर आएंगे। अगर एक जोड़ी हमें इसमें लॉन पेयर है तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो हमेशा एक जोड़ी लॉन पेयर निरक्षीय स्थिति पर जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हटा करके आप इस जगह पर लगाएंगे लॉन पेयर, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर चार तो बॉन्ड पेयर है और एक जोड़ी लॉन पेयर, तो 4 + 1 5। अभी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। और अब आप देख रहे हो इसकी जो ज्यामिति है वो आपको दिख रही होगी, इस तरह से के शेप बनता होगा, के जो आकृति होती है उस तरह से होती है। जैसे सल्फर SF4 है, तो SF4 के अंदर अगर आप ज्यामिति बनाएंगे तो इस तरह से चार क्लोरीन परमाणु, जिसमें से एक जोड़ी लॉन पेयर है और एक क्लोरीन परमाणु, दो क्लोरीन परमाणु इसकी ट्राइगोनल में, एक क्लोरीन परमाणु ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा एक के बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए इसकी ज्यामिति को हम के शेप या फिर शीशा, जो समुद्र में डेल्टा किस तरह से बनता है, बहुत सारा जो पानी आकर के जब अलग अलग नदियों का समुद्र के अंदर गिरता है तो उस समय जो डेल्टा की पोजीशन होती है वैसे के वैसे की संरचना होती है, इसलिए इसको शीशा भी कहा जाता है। एक और वर्ड है इसके लिए ढेकुली, आपने पढ़ा होगा छोटे 11th क्लास में या 12th क्लास में जो भी, तो उसमें लिखा हुआ होगा ढेकुली। तो इस प्रकार से जो sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर एक जोड़ी लॉन पेयर आता है तो उसकी ज्यामिति कैसी हो जाती है, के शेप की हो जाती है। और अगर दो जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो हमेशा एक तरफ वाले जो के शेप बन रहा था उन दोनों बंद को हटा करके उसकी जगह दो जोड़ी लॉन पेयर आ जाएंगे और एक तरफ इसके तीन बंदी युग्म हो जाएंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी हमेशा जो लॉन पेयर है वो अक्षीय पोजीशन पर न होकर के निरक्षीय पोजीशन पर होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो
कि अगर 3 बंदी युग्म है और 2 जोड़ी लॉन पेयर है, 3 तो बॉन्ड पेयर इसके अंदर, बीच में केंद्रीय परमाणु होगा, और 2 जोड़ी लॉन पेयर है, तो 3 + 2 यानी 5। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। अब इसकी आप देख रहे हैं जो ज्यामिति है वो कैसी हो जाएगी, टी शेप की आ जाएगी। जैसे Cl3 अणु की बात करें अपन, तो जो क्लोरीन परमाणु होता है उस क्लोरीन परमाणु से 3 इस प्रकार क्लोरीन परमाणु जुड़े रहेंगे और इसके अंदर 2 जोड़ी लॉन पेयर है। तो आप देख रहे हो इस प्रकार से एक आपको टी बनता हुआ नजर आएगा। तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी हो जाएगी, टी शेप की हो जाएगी। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा है जिसमें अधिकतम 3 बॉन्ड पेयर, 3 जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आते हैं तो उसकी ज्यामिति के शेप की हो जाएगी। 2 जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो उसकी ज्यामिति इस तरह से आप देख रहे हैं टी शेप की हो जाएगी। और यदि 3 जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो ज्यामिति वो तीनों के तीनों जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाले बॉन्ड्स हैं उसको हटा करके आप 3 लॉन पेयर लगा देंगे, तो आप देखोगे कि उसकी जो ज्यामिति वो कैसी हो जाती है, रेखीय हो जाती है, लीनियर। देखिए इस तरह से कि अगर 3 बॉन्ड लॉन पेयर प्रेजेंट, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, बीच में इसके केंद्रीय परमाणु होगा और इससे जुड़े 2 अक्षीय स्थिति पर सराउंडिंग एटम होंगे। तो आप देख रहे हैं कि लॉन पेयर भाग ले लेंगे तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लॉन पेयर कितने हैं, 3, तो 3 + 2 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। अब इस कंडीशन में इसकी जो ज्यामिति वो कैसी हो जाती है, लीनियर, रेखीय हो जाती है। जैसे आप बात करें अपन XeF2 की, अब जीनॉन है तो जीनॉन के अंदर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन तो लॉन पेयर के रूप में और 2 है वो बॉन्ड पेयर के रूप में फ्लोरीन के साथ इस तरह से बंध बनाएंगे। तो आप देख रहे बीच में जीनॉन है और इससे 2 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए, तो इसकी ज्यामिति वो कैसी हो जाएगी, रेखीय हो जाती है, लीनियर हो जाती है। तो sp3d एक हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है जिसमें अधिकतम 3 जोड़ी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी में इतने नहीं आते। बाकी में किसी में 1 जोड़ी आएगा तो किसी में 2 जोड़ी आएगा। sp3d में अधिकतम 3 जोड़ी आते हैं। अगर 1 जोड़ी है लॉन पेयर तो के शेप, 2 जोड़ी लॉन पेयर है तो टी शेप, और 3 जोड़ी लॉन पेयर है तो उसकी ज्यामिति क्या हो जाती है, लीनियर, रेखीय हो जाती है। अब हम बात करें इसमें आगे sp3d2 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिए sp3d2 की बात करें तो नियमित ज्यामिति इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। इस प्रकार से अष्टफलक, बीच में केंद्रीय परमाणु और 6 के 6 इसमें बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर एक भी नहीं है। तो इस कंडीशन में 6 + 0 यानी 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्यामिति इसकी क्या होगी, अष्टफलक की। जैसे SF6 में सल्फर परमाणु बीच में रहेगा और 4 फ्लोरीन परमाणु प्लेन के अंदर और 2 फ्लोरीन परमाणु, एक ऊपर की तरफ एक नीचे। तो इस प्रकार से इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय बनती है। अब यदि इसमें 1 जोड़ी लॉन पेयर आता है तो कोई सा भी बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा लॉन पेयर एक्सियल पोजीशन पर, जो अक्षीय स्थिति आती है ऊपर या नीचे वाली, वहीं पर आकर के जुड़ते हैं, कभी भी निरक्षीय स्थिति पर नहीं आते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 जोड़ी लॉन पेयर है तो इस बंध को मैंने हटा करके नीचे की तरफ लॉन पेयर, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 तो है बॉन्ड पेयर और 1 जोड़ी लॉन पेयर 6। अब ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, लेकिन अब इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बन रहा है एक, इस तरह से इसके अंदर ऊपर की तरफ पिरामिड बनेगा। तो sp3d2 में अगर 1 जोड़ी लॉन पेयर आता है तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाती है, स्क्वायर पिरामिडल, समतलीय पिरामिडीय। जैसे अपन बात करें IF5, तो आयोडीन के संयोजकता कोष में
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 तो इसके फ्लोरीन के साथ में बंध बना देंगे। इसके अलावा एक फ्लोरीन परमाणु ऊपर की तरफ और एक जोड़ी इसके साथ में क्या होगा, लॉन पेयर। तो आप देख रहे हैं टोटल 5 फ्लोरीन परमाणु स्क्वायर पिरामिडल के रूप में और एक जोड़ी लॉन पेयर होगा। इस प्रकार से जो IF5 मॉलिक्यूल होता है उसकी ज्यामिति कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है। अब यदि इसमें 2 जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो दोनों अक्षीय बंध, ऊपर वाला नीचे वाला, उसको हटा करके एक एक जोड़ी लॉन पेयर लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं आप 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर, 2 जोड़ी लॉन पेयर, 4 + 2 6। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से सिंपल स्क्वायर प्लेनर वन यानी समतलीय वर्गाकार हो जाएगी। जैसे अपन बात करें HCF4 की, तो जिनॉन जो होता है उसके संयोजक तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 तो फ्लोरीन परमाणु के साथ बंध बना देगा, बॉन्ड पेयर के रूप में आ जाएंगे। इसके अलावा 2 जोड़ी जो लॉन पेयर है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो HCF4 होता है उसकी ज्यामिति कैसी होती है, समतलीय वर्गाकार, एक जोड़ी लॉन पेयर ऊपर की तरफ और एक जोड़ी लॉन पेयर नीचे की तरफ होगा। तो इस HCF4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, लेकिन इसकी ज्यामिति कैसी होती है, समतलीय वर्गाकार होती है। अब हम बात करें और sp3 जो d2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें अधिकतम 2 जोड़ी लॉन पेयर आते हैं। एक जोड़ी आता है तो उसकी ज्यामिति स्क्वायर पिरामिडल और 2 जोड़ी लॉन पेयर आते हैं तो उसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अब बात करें अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की जो नियमित ज्यामिति होती है वो पंचभुजीय द्विपिरामिड होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 5 के 5 बॉन्ड पेयर है। हाँ 7 के 7 सॉरी, यहाँ पर 7 के 7 बंदी युग में देखिए बीच में केंद्रीय परमाणु रहेगा, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 5 6 और 7। तो 7 के 7 इसमें बॉन्ड पेयर है। बंदी युग में लॉन पेयर इसमें एक भी नहीं है, तो 7 + 0 से 7, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। अब इसकी नियमित ज्यामिति होती है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिड होती है। जैसे अपन बात करें IF7 की, तो इसके अंदर आयोडीन परमाणु इस तरह से सेंट्रल केंद्रीय परमाणु के बीच में जुड़ा हुआ रहेगा और इसके साथ में 7 फ्लोरीन परमाणु पेंटागोनल रिंग के अंदर, एक फ्लोरीन परमाणु ऊपर की तरफ और दूसरा फ्लोरीन परमाणु नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से जो IF7 होगा उसकी नियमित ज्यामिति पंचभुजीय द्विपिरामिड। अब यदि इस sp3d3 में एक जोड़ी लॉन पेयर आता है तो इस कंडीशन के अंदर उसकी जो ज्यामिति हो जाती है उसको हम विकृत अष्टफलकीय कहा जाता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बनती है। तो देखिए इसके अंदर अगर एक जोड़ी लॉन पेयर आता है तो वो हमेशा उसके फेस से निकला हुआ होता है, इस तरह से इसकी ज्यामिति बनती है। बीच में केंद्रीय परमाणु है, उससे ये 6 सराउंडिंग एटम आपस में एक विकृत अष्टफलकीय संरचना के रूप में जुड़े हुए रहते हैं और बीच में इस तरह से इसमें लॉन पेयर होता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 6 तो बॉन्ड पेयर है और एक जोड़ी इसके साथ में लॉन पेयर है। तो 6 + 1 यानी 7, 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d3। अब इसकी जो ज्यामिति इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय। जैसे बात करें अपन HCF6 की, इसका एग्जांपल है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड जो होता है, उस जिनॉन हेक्साफ्लोराइड के अंदर इस प्रकार से जिनॉन केंद्रीय परमाणु के रूप में रहेगा और उससे 6 फ्लोरीन एटम सराउंडिंग एटम के रूप में जुड़े हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं इसकी जो ज्यामिति है वो विकृत
अष्टफलकीय हो जाती है और एक बीच में इस तरह से लॉन पेयर निकला हुआ रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय। XeF6 है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्यामिति इसकी विकृत अष्टफलकीय होगी। अब यदि इसमें दो जोड़ी लॉन पेयर आते हैं sp3d3 के अंदर, तो दो जोड़ी लॉन पेयर के अंदर हमेशा जो नियमित ज्यामिति है पंचभुजीय द्वितीय पिरामिड, उसमें से जो अक्षीय बंध होता है उन दोनों बंध को हटा करके एक एक जोड़ी लॉन पेयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल जो इसकी ज्यामिति होगी वो पेंटागोनल प्लेनर हो जाती है। अगर 5 तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर है और दो जोड़ी लॉन पेयर है, तो 5 + 2 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल प्लेनर, पंचभुजीय समतलीय। जैसे अपन बात करें XeF5 माइनस, अब यहाँ पर जीनोम के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आर का मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉन में से 5 तो इसके साथ में इस तरह से जीनोम के साथ फ्लोरीन परमाणु बॉन्ड पेयर के रूप में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक जोड़ी लॉन पेयर ऊपर की तरफ, एक जोड़ी लॉन पेयर नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से जो इसकी ज्यामिति है XeF5 माइनस की वो कैसे हो जाएगी, पंचभुजीय समतलीय हो जाएगी। तो ये था VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर के साथ साथ में लॉन पेयर आते हैं तो किस प्रकार उसकी ज्यामिति अनियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। तो ये मैंने सारे के सारे जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर किस प्रकार से अगर लॉन पेयर आते हैं तो उसकी ज्यामिति होगी। तो इस बेस पर जो सेकंड पोस्टुलेट्स हैं उस बेस पर आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति विद हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर सवाल इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी जो नियमित ज्यामिति, जैसे मैंने बताया था कि CH4 होता है, मेथेन होता है, वो चतुष्फलकीय संरचना होती है, जबकि NH3 होता है उसकी ज्यामिति पिरामिड होती है, क्यों? तो आप इस VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओगे कि NH3 है उसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ में लॉन पेयर होते हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण उसकी ज्यामिति वो विकृत हो जाती है। दोनों में संकर्ण sp3 है लेकिन एक की ज्यामिति चतुष्फलकीय है जबकि अमोनिया की ज्यामिति पिरामिड आकार की होती है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है जो कि बॉन्ड एंगल को डिसाइड करता है, किस प्रकार से केंद्रीय परमाणु या उससे जुड़े सराउंडिंग एटम अगर समान या भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो बंध कोण में क्या परिवर्तन होता है, तो उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।